धनुषकोडी का समुद्रपुर बस्ती इलाका, जिसकी निगरानी खुद विशाल समंदर करता है। आज आधी रात को समंदर की लहरों की आवाज इस खामोश रात को और रहस्यमयी बना रही थी। समंदर के किनारे से थोड़ा हटकर एक पुराना लाइट हाउस अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। उसी किनारे दो लोग एक पुरानी टूटी हुई नाव के पास बैठकर फेनी पी रहे थे। वाह भाई, आज तो मजा आ गया। रात में अपना ये शांत समंदर कितना अच्छा लगता है। नहीं? नहीं, हाँ भाई, ये तो है। दुनिया में इससे अच्छा नजारा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक बात बोलूं, वो सामने उस लाइट हाउस को जब देखता हूँ ना, पता नहीं क्यों वहां जाने का मन करता है। अबे छोड़ना, क्यों उस मनहूस लाइट हाउस का नाम ले रहा है? अरे अपन इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और तू? अबे छोड़ उसको, चल इधर ध्यान दे। उठा 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 उठा। ए चीयर्स चीयर्स। दोनों रात में फेनी का मजा ले रहे थे और अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक से हवा की रफ्तार तेज होने लगी और लहरें जोरों से उछाल मारने लगी और कुछ ही सेकंड्स में हवा आंधी में बदल गई। अरे भाई, ये क्या हो गया? अचानक से ये आंधी कैसे आ गई? अरे बोला था ना मनहूस कि उस लाइट हाउस का नाम न ले। देखा तूने? ओ आंधी ने देखते ही देखते भयानक रूप ले लिया। समंदर ऐसे हिल रहा था मानो बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। दोनों ही घबराकर वहां से उठ गए। जल्दी जा, जल्दी निकल यहां से। जाते जाते जाने क्यों उस आदमी की नजर वापस से लाइट हाउस पर अटक गई। अरे जल्दी चलना यहां से, घूर क्या रहा है? इस आंधी में कहां जाएंगे? कुछ नजर भी नहीं आ रहा। चल लाइट हाउस में चलते हैं, जब आंधी रुकेगी तो चले आएंगे। पागल वागल हो गया क्या? जानता नहीं कि कितनी खतरनाक जगह है वो? सुनी नहीं है कि इसकी कहानियां? अरे छोड़ना, गांव वाले कुछ ना कुछ कहानियां बना ही देते हैं। मैं नहीं मानता उन कहानियों को, मैंने अपनी आंखों से थोड़ी ना देखा है। अरे भाई, तेरे को जाना है, तू जा। मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जा। तेरी भी सोच में गांव वालों की तरह गवाही रह जाएगी, गवार कहीं का। मैं तो जा रहा हूँ लाइट हाउस में, और मैं तुझे कल मिलूंगा और बताऊंगा कि अंदर कुछ भी नहीं है, देखना। ये कहते हुए वो लाइट हाउस के अंदर चला गया। दूसरी ओर उसका दोस्त वहां से जाने की बजाय वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया। जाने क्यों से ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। वो टकटकी लगाकर लाइट हाउस को देखता रहा। अचानक से लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले कमरे में रोशनी चली गई और ठीक उसी वक्त रहस्यमयी तरीके से आंधी अपने आप रुक गई। समंदर की लहरें फिर से शांत हो गई और चारों तरफ वापस से खामोशी छा गई। और तभी एक जोरों के चिल्लाने की आवाज ने समंदर पर छाई खामोशी की छाती को चीरकर समुद्रपुर बस्ती के सारे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। वो चीख उस आदमी की थी जो लाइट हाउस के अंदर गया था। आखिरकार गांव के लोगों की कहानी सच निकली। लाइट हाउस की खिड़की के बाहर उस आदमी की लाश रस्सी से लटककर झूल रही थी। धनुषकोडी का नाम सुनते ही सबके जहन में ख्याल आता है छुट्टियों का, मौज मस्ती का और समंदर की बल खाती। लाखों लोग यहाँ पे हर साल अपनी सारी चिंताएं भूलकर घूमने के लिए आते हैं। आज समुद्रपुर बस्ती के किनारे विद्याधर नाम का मछुआरा चिंता में डूबा हुआ था। ओह, कल एक ठो मछली जाल में ना फंसी, आज 3-3 ठो जाल बिछाए हैं। अब आज मुझे निराश मत करना समंदर भैया। ये कहते हुए विद्याधर ने पहला जाल धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। आसपास के बाकी मछुआरे विद्याधर के जाल को बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि जाल में कुछ है, मगर ये क्या? जाल के अंदर से निकला एक नारियल। सारे मछुआरे जोर जोर से हंसने लगे। और एक ने कहा, अरे विद्याधर भैया, क्या बात है, आप तो कमाल के जादूगर निकले, समंदर के अंदर से नारियल निकाल लिया। चलो भैया, कोनो बात नहीं, आज विद्याधर भैया चखने में मछली की जगह नारियल की चटनी लेंगे। समंदर भैया, इज्जत पे नारियल पानी काहे फेंक रहे हो? अरे थोड़ा तो रहम करो। चलो अब दूसरा जाल खींचता हूँ, इस बार लाज रख लेना। चलो। विद्याधर ने एक बार फिर से दूसरा जाल खींचा।
उसने अपना हाथ जाल के अंदर डाला। अंदर कुछ तो है। विद्याधर ने उसे बाहर निकाला और उसकी फूटी किस्मत, जाल के अंदर से निकला एक टूटा हुआ चप्पल। अरे ये क्या है विद्याधर भैया, जाल से चप्पल, वो भी एक ठो, और वो भी टूटी हुई। चुप करो, अपना काम से काम रखो। ऐसा सरा तुम लोग जैसे रोज रोज शाख का भाई पकड़ते हो क्या? अरे हो जाता है कभी कभी, कोनो बड़ी बात थोड़ी ना है। काम करो, चलो अपना अपना चलो। विद्याधर भैया को गुस्सा आ गया। चुप रहो, वरना चप्पल फेंक के मारेंगे, वो भी टूटी वाली। अरे बस, बहुत हो गया। इस बार तो पक्का कोनो न कोनो मछली फंसेगी। अरे इतनी बुरी किस्मत तो उस टूटी चप्पल की भी नहीं होगी। विद्याधर ने अपना तीसरा और आखिरी जाल खींचा। अचानक से जाल के अंदर कुछ हरकत हुई। विद्याधर की आंखों में उम्मीद की लहरें उठने लगी। बाकी लोग भी उसे टकटकी लगाकर देखने लगे। विद्याधर ने जाल के अंदर से उस चीज को तुरंत निकाला। वो कोई मछली नहीं बल्कि ड्रम पकड़े हुए बंदर का एक खिलौना था। विद्याधर को अपनी फूटी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने भाग्य को कोस नहीं पा रहा था कि खिलौने का ड्रम अपने आप बजने लगा। विद्याधर के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और खिलौना फिर से समंदर में गिर गया। बताओ भला, एक जमाना था जब इस विद्याधर का बाप श्रीनाथ अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, और उसका बेटा निकला ऐसा डरपोक। विद्याधर ने मछुआरों की बातें सुन ली। उसे गुस्सा तो जरूर आया, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो चुपचाप अपने सारे खाली जाल समेटकर जाने लगा कि तभी उसकी नजर पास में रखे मछुआरों की टोकरी पर पड़ी। ताजा मछलियां चमक रही थी। विद्याधर ने इधर उधर देखा और फुर्ती से 3-4 मछलियां टोकरी से चुराकर चुपचाप निकल गया। हाय रे हाय, क्या पता ये किसकी पनौती लग गई है हमको। कहीं अपनी ही पनौती तो नहीं लग गई। ए भैया, एक बोतल फेनी ही तो देना। अरे ये क्या है विद्याधर? ए मछली, इस बाटली से ज्यादा महंगी है, रख ले। पिछले 30 सालों से विद्याधर की यही दिनचर्या है। सुबह मछली पकड़ना, दोपहर में खाना बनाना और फिर फैनी पी के फैनी के नशे में धुत होकर सो जाना। दरअसल आज से 30 साल पहले विद्याधर की मां के मौत के बाद उसके पिता श्रीनाथ बनारस से समुद्रपुर बस्ती आकर बस गए। उस वक्त विद्याधर की उम्र सिर्फ 15 साल की थी। शुरू में श्रीनाथ बाकी मछुआरों की तरह मछलियां ही पकड़ता था और समंदर से जैसे उसकी यारी हो गई थी। वो लहरों से ऐसे खेलता जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलता हो। सारे समुद्रपुर बस्ती में उसकी बहादुरी मशहूर थी। फिर एक दिन पता नहीं कहां से उसे पता चला कि लाइट हाउस में सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, पर वहां कोई आने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि वहां किसी प्रेत का वास है। वहां अगर रात को कोई भी भूले भटके भी गलती से चला जाता तो अगली सुबह उसकी लाश उसके सबसे ऊपरी कमरे की खिड़की से बाहर की ओर लटकी हुई मिलती। इसीलिए गांव के लोग उस लाइट हाउस की ओर देखना तक नहीं चाहते थे। उसके बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात थी। कई सालों बाद अचानक से सरकार ने उस लाइट हाउस को फिर से शुरू करना चाहा, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई उस लाइट हाउस में नौकरी करने की। अपने बेटे विद्याधर के भविष्य को देखते हुए श्रीनाथ ने यह तय किया कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो रात में गार्ड की नौकरी कर लेगा, और उसने यही किया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, और फिर विद्याधर के जीवन में आती है वो काली रात जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। बाबा, आज तूफान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? हाँ बेटा, इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और हाँ, संभल के सीढ़ियां चढ़ना। ठीक है। जैसे ही उन दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, अचानक से चमगादड़ों का एक झुंड ठीक उनके सर के ऊपर से गुजरा। अरे ओ, ये कहा अचानक से इतने सारे चमगादड़ कहाँ से आ गए? हर रोज तो सफाई करता हूँ, पिछले 6 महीने से तो यहाँ एक भी चमगादड़ न देखा। खैर बेटा, आराम से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ ठीक है, आराम से आराम से। दोनों लाइट हाउस के ऊपर वाले कमरे पर पहुंचे। श्रीनाथ ने लालटेन की ओर देखा। हाँ, आप जल्दी से ये लालटेन में तेल डाल दो, ताकि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को लाइट हाउस दिख जाए और उन्हें दिशा का सही अंदाज मिल जाए। चल भैया। श्रीनाथ ने लालटेन के अंदर तेल डाला और रोशनी कर दी। कमरे में उजाला फैल गया। लालटेन की रोशनी में श्रीनाथ और विद्याधर की परछाई कमरे की दीवार पर साफ दिख रही थी। अचानक से विद्याधर ने देखा कि दीवार पर एक तीसरी परछाई धीरे धीरे फैल रही है। विद्याधर ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, पर वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो डर गया। उसने अपने पिता की ओर देखकर बोला, बाबा,
बाबा वहां कोई दीवार पर है। श्रीनाथ ने दीवार की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अरे कहाँ बिटवा, वहां तो कुछ ना है। लेकिन विद्याधर को वो दीवार की तीसरी परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। अरे बाबा, कि ठीक सामने ही तो है। बाबा, हम लोगों के अलावा यहाँ कोई और भी है जिसकी परछाई उस दीवार पर पड़ रही है। अरे बेटा, है क्या बोल रहे हो? यहाँ हम लोगों के अलावा और कौनो नहीं है। बाहर तेज तूफान है ना, तुम्हें शायद किसी हिलती हुई चीज की परछाई दिख गई होगी। हाँ, चिंता ना करो, हम है ना। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रीनाथ ने विद्याधर के मासूम चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए विद्याधर से कहा, ए बेटवा, जिंदगी में जब जब तुमका डर लगे ना, तो याद रखना, तुम्हारा नाम है विद्याधर। बनारस में बहती गंगा को याद करना। अरे इतनी विशाल गंगा भला कैसे किसी से डर सकती है? अरे गंगा हो तुम, गंगा। हालांकि विद्याधर को अभी भी वो परछाई साफ साफ दिख रही थी। अचानक से उस परछाई के हाथ लंबे होने लगे। विद्याधर एकदम से चौंक गया और वो दौड़ के श्रीनाथ से जाके लिपट गया। अरे बस 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 बस, क्या हो गया है बेटवा तुम्हें? वहां कुछ ना है। जाओ उस कुर्सी पर आराम से जाके बैठो। अरे बैठो तो जाओ, जाओ। उस परछाई के लंबे होते हाथ कमरे में रखे एक रस्सी के गुच्छे पर गए। परछाई ने उस रस्सी को उठाया और कमरे में लगे एक पुराने खंभे से बांध दिया। और फिर परछाई ने रस्सी का दूसरा सिरा झट से श्रीनाथ के गले में फेंक दिया। इससे पहले कि श्रीनाथ संभल पाता, रस्सी उसके गले में खुद ब खुद बंध गई और धीरे धीरे कसने लगी। श्रीनाथ के मुंह से जोर की चीख निकल गई। परछाई के हाथों ने श्रीनाथ को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और खिड़की की ओर घसीट कर ले जाने लगा। डर के मारे विद्याधर की हालत खराब थी। वो चिल्लाना तो चाह रहा था, लेकिन उसके हलक से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो वहीं खड़े खड़े थर थर कांप रहा था। दूसरी तरफ रस्सी के कसाव की वजह से श्रीनाथ की आंखें ऐसी हो गईं मानो वो चेहरे से बाहर आ गई हों। मगर साईं ने एक बार फिर से श्रीनाथ पर वार किया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। उस भयानक तूफान में चीखती लहरों के बीच विद्याधर के पिता की लाश लाइट हाउस की एक खिड़की के बाहर रस्सी पर लटक रही थी। ये सब कुछ विद्याधर नहीं सह पाया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। हालांकि आज इस हादसे को 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन विद्याधर के मन से आज भी वो डर नहीं गया। गांव में भोर की किरण फूट चुकी थी। विद्याधर हर रोज की तरह उम्मीद का सूरज अपने कंधों पर लाद कर समंदर की ओर निकल पड़ा। अब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक लड़का दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचा और जोर जोर से हाँफ रहा था। विद्याधर और बाकी के मछुआरे उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। आई जी, वो वहां। अरे क्या हो गया? इतना हाफ क्यों रहा है? थोड़ा दम तो ले ले। विद्याधर उस लड़के के पास पानी की बोतल लेकर आता है। भाई आराम से, ये लो पानी पियो और बताओ क्या बोल रहा है? लाइट हाउस। हाँ, लाइट हाउस है और वही है जहां कल था। ये लो पानी पियो। और तुम तो ऐसे हाफ रहे हो जैसे कोई लाश देख लियो। हाँ, वही लाश ही है वहां पे, लाश। लाश सुनते ही विद्याधर के हाथों से पानी का बोतल छूट जाता है। हाँ, कहाँ क्या? लाश कहाँ है? बाकी मछुआरों ने उस लड़के को घेर लिया। लाइट हाउस की खिड़की से किसी की लाश लटक रही है क्या? लाश फिर से? ये सुनते ही विद्याधर की आंखों के सामने उसके पिता की झूलती हुई लाश कौंध गई। विद्याधर से अपना बीता हुआ भयानक अतीत बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चुपचाप वहां से जाने लगा। अरे विद्याधर, कहाँ चल दिए भैया? लाइट हाउस। विद्याधर ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई, लाइट हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वापस आओ, वहां किसी की लाश वाश नहीं है। हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे भाई। अरे भाई, डरपोक वहां क्या जाएगा? याद नहीं, इसके बाप श्रीनाथ की लाश भी ऐसी मिली थी। है बहुत भयानक, प्रेत का निवास है वो लाइट हाउस में। और ससुरा तो गली के कुत्ते से भी डरता है, तो उस प्रेत वाली जगह पे क्या खाक जाएगा। जाते जाते विद्याधर ने उस मछुआरे की कड़वी बातें सुन ली, मगर फिर भी वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया।
विद्याधर आज बहुत उदास था। रह रहकर उसे अपने पिता श्रीनाथ की याद आ रही थी। अरे ये डरपोक वहां कहा जाएगा। याद नहीं, श्रीनाथ की लाश भी ऐसी मिली थी। है बहुत भयानक, प्रेत का निवास है वो लाइट हाउस में। और ससुरा तो गली के कुत्ते से भी डरता है, तो उस प्रेत वाली जगह पे क्या खाक जाएगा। डरपोक सब हमका पीठ पीछे डरपोक कहते हैं। हाँ का गलत कहते हैं। हमारी सामने उस मनहूस परछाई ने हमारे बाबा को मार डाला और हम कुछ न कर सके। विद्याधर ने करवट बदली तो उसकी नजर दीवार पर टंगी उसके बाबा की तस्वीर पर गई। वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगा, मानो उसके बाबा श्रीनाथ की आंखें विद्याधर से कह रही हो, बेटा तुम क्या कर सकते थे, तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। हाँ तब तो हम छोटे ही रहे, पर अब तो हम बड़े हो गए ना, फिर बड़े होकर भी हम इतना काहे डरते हैं। ये सोचते सोचते विद्याधर उठकर घर के बाहर आ गया। रात का सन्नाटा था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। विद्याधर टॉर्च की रोशनी जलाकर सड़क पर अकेले ही टहलने लगा। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है। बस अपना थका और हारा हुआ चेहरा लेकर बिना कुछ समझे चले जा रहा था। वो टहलते टहलते समंदर के ठीक उसी किनारे की ओर पहुंच गया जहां पर लाइट हाउस था। समंदर में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी और सामने वही पुराना लाइट हाउस चुपचाप खड़ा था। और ठीक 15 साल बाद विद्याधर थोड़ी देर तक उस लाइट हाउस को देखता रहा और फिर खुद से बातें करने लगा। हाँ, ये बात तो तय है कि उस लाइट हाउस में जॉन प्रेत ने हमारे बाबा को मारा, उसी ने उस आदमी को भी मारा है। आज से कुछ 10 साल पहले भी ठीक इसी तरह से एक मौत और भी हुई रही। विद्याधर के मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे। अचानक से उसके कदम धीरे धीरे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। वो लाइट हाउस के दरवाजे पर आकर रुक गया। क्या करें, अंदर जाके देखें का? अब हम जानना तो चाहते हैं कि वो भूत ने हमारे बाबा को मारा खाए, लेकिन अंदर जाने के बाद कहीं वो भूत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो? अरे डर तो लग ही रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि करे तो करे हम। विद्याधर को वाकई डर तो लग रहा था, पर उसी वक्त उसे अपने पिताजी की बात याद आई। ए बिटवा, जिंदगी में जब जब तुम्हें डर लगे ना, तो याद रखना तुम्हारा नाम विद्याधर है और बनारस में बहती गंगा को याद करना। इतनी विशाल गंगा भला किसी से कैसे डर सकती है? अपने पिता की ये बात याद आते ही विद्याधर की हिम्मत बढ़ गई और उसने लाइट हाउस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। विद्याधर ने थोड़ी ताकत लगाई और एक करराहती हुई आवाज के साथ लाइट हाउस का दरवाजा खुल गया। विद्याधर ने एक लंबी सांस ली और लाइट हाउस के अंदर घुस गया। ठीक उसी वक्त अचानक से समंदर में हवा तेज बहने लगी और देखते ही देखते बहती हुई तेज हवा आंधी में बदल गई। समंदर की चीखती हुई लहरों के बीच विद्याधर सीढ़ियां चढ़ने लगी। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए विद्याधर को ऐसा लग रहा था कि जैसे अतीत का कोई पन्ना खुल रहा हो। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे ही वो ऊपर की ओर मुड़ा, विद्याधर पर अचानक से चमगादड़ों के झुंड ने हमला कर दिया। विद्याधर हड़बड़ी की सीढ़ियों पर गिर गया, पर उसने जैसे तैसे हिम्मत की और वापस से खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में विद्याधर लाइट हाउस के उसी कमरे में पहुंचता है जहां आज से 30 साल पहले उसके पिता की हत्या हुई थी। टॉर्च की रोशनी में विद्याधर की नजर पुराने लालटेन पर पड़ी। वैसे तो हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद विद्याधर के चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसने अपनी जेब टटोली। उसके पास एक माचिस की डिब्बी थी। विद्याधर ने अपनी जेब से माचिस बाहर निकाली और हवा से बचाते हुए जैसे तैसे लालटेन को जलाया। गूप अंधेरे से भरा वो लाइट हाउस अचानक रोशनी से जगमगा उठा। विद्याधर ने चारों तरफ नजर घुमाई। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। दीवार पे जगह जगह पर जैसे बीते हुए समय के नक्शे के टुकड़े चिपके हुए थे। एक कोने में जंग लगी चाबियां टंगी हुई थी और कोने में सड़ चुकी लकड़ी की एक अलमारी। कुछ पुरानी घड़ियां, कंपास, पुरानी और आधी फटी हुई कुछ तस्वीरें, बंद पड़ा पीले रंग का एक रेडियो और कुछ रस्सियां। विद्याधर ने ये सब कुछ आज से 30 साल पहले देखा था। आज इतने साल बाद वो उसी जगह पर खड़ा होकर अपने पिता के मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आया है। विद्याधर अचानक से बोल पड़ा, देखो, हम जानते हैं कि तुम यही हो। हमारे सामने आओ और पहचानो हमको। हम वही लड़के हैं जिसके पिता को 30 साल पहले तुमने बड़ी बेरहमी के साथ ठीक हमारे सामने मार डाला था। इन गुजरते 30 सालों तक हम अपनी नजरों में गिरे रहे, एक कायर की जिंदगी गुजारी और दुनिया भर से दुत्कार सुनते रहे, मगर अब नहीं, अब और नहीं।
हमारे सामने आओ और हमको बताओ कि हमारे पिता का कसूर क्या रहा और कौन हो तुम। सामने आओ हमारे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, मानो विद्याधर सिर्फ अपने आप से बातें कर रहा हो। विद्याधर को कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में आकर विद्याधर ने पास में रखी एक खराब दीवार की घड़ी जोर से उठाकर जमीन पर पटक दी। शीशे के टूटने की आवाज लाइट हाउस में गूंज उठी। एक लंबी चुप्पी के बाद अचानक से कमरे में एक कंपन शुरू हो गया। वहां रखी अलमारियां थरथराने लगे। सारे खराब पड़ी घड़ियां एक साथ बजने लगी। कंपस की सुइयां खुद ब खुद तेजी से घूमने लगी। अब विद्याधर को समझ में आ गया, ये संकेत था कि वो प्रेतात्मा कमरे में आ चुका है। विद्याधर के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसकी पीठ के ठीक पीछे की दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी। कमरे में अचानक से कंपन होने लगा और सारा का सारा सामान हिलने लगा। विद्याधर धीरे धीरे करके पीछे की ओर मुड़ी। दीवार पर दूसरी अनजान परछाई को देख विद्याधर की जोर की चीख निकल गई। मगर अगले ही पल विद्याधर ने अपने आप को संभाला और हिम्मत करते हुए बोला, कौन हो तुम? सामने आओ, तुम हमें डरा नहीं सकते। विद्याधर के ऐसा बोलते ही लकड़ी की एक अलमारी अचानक से विद्याधर की ओर गिर पड़ी। विद्याधर की अंदर ही अंदर हालत खराब हो रही थी। वो डर के मारे दरवाजे की ओर तेजी से भागा, लेकिन लोहे का वो भारी दरवाजा जोरों की आवाज के साथ में एकदम से बंद हो गया। विद्याधर कमरे की दूसरी तरफ भागा। वहां बंद पड़ा रेडियो अचानक से कुछ अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगा, मानो कोई कराह रहा हो। कराहने की आवाज तेज होती गई, जैसे कोई रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाए जा रहा हो। और फिर अचानक से वो कराहने की आवाज जोर जोर की डरावनी हंसी में तब्दील हो गई। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? वो पागल कुत्ते ने काटा रहा हमें जो हम यहाँ आए रहे। लगता है कि आज हमारी मौत हो जाएगी। हे भगवान, क्या करें? हम क्या करें? भागने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। विद्याधर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि आगे क्या करना है, परछाई के हाथ लंबे होने लगे और वो दीवार से निकलकर विद्याधर की तरफ बढ़ने लगे। विद्याधर बिना कुछ सोचे समझे कमरे में इधर उधर भागने लगा और उसके हाथ जो कुछ भी लगता वो उठाकर सीधा उस परछाई की तरफ फेंकने लगा। मगर इसका उस प्रेत पर कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर विद्याधर अचानक से तंग कर खड़ा हो जाता है। हाँ, बस बस, बहुत हुआ। अरे जो तुम्हें करना है तो करो। ये देखो, हम तुम्हारे सामने खड़े, सीना तान के। आज अगर हमारी मौत भी होगी ना, तो कोनो कायर की तरह तो ना होगी। हम खड़े हैं तुम्हारे सामने, लो करो। विद्याधर के अंदर से अचानक से डर गायब हो गया और परछाई के बढ़ते हुए हाथ भी रुक गए और सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। ऐसा लगा कि प्रेत भी अब शांत हो गया है। विद्याधर की जान में जान आई और उसे लगा कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो गलत था। उस प्रेत ने अपना वही पुराना आखिरी वार किया जिससे कि वो सबकी हत्या करता था। कमरे के कोने में रखी रस्सी उछलकर विद्याधर के गर्दन की ओर मुड़ी और एक झटके में उसकी गर्दन को जकड़ लिया। विद्याधर के हलक से एक जोरों की चीख निकल गई और वो रस्सी उसे धीरे धीरे फर्श पर घसीटने लगी। विद्याधर के मन में कई सारी बातें उड़ने लगी। उसे लगा कि अब उसका अंत समय तो आ ही गया है। उसने अपने पैंट की जेब में अपना हाथ डाला और जेब के अंदर फैनी से भरी हुई एक बोतल पड़ी थी। विद्याधर ने तुरंत वो बोतल बाहर निकाल ली। लगता है आज हमारी मौत तय है। जाते जाते अपनी जिंदगी की आखिरी बोतल तो पी ही लेता हूँ, शायद मरने का दर्द ही कम हो जाए। विद्याधर ने बिना देर किए हुए बोतल को अपने होठों से लगाया और जल्दी जल्दी पीने लगा। बोतल अभी आधी खत्म ही हुई थी कि विद्याधर की गर्दन को एक जोर का झटका लगा और वो कमरे की खिड़की की तरफ आ गिरा। प्रेत ने अपनी पूरी ताकत लगाई जोर से और विद्याधर को वैसे ही खींचने लगा जैसे वो हर आदमी को फंदे में लटकाकर मारता आया था। रस्सी का फंदा कसता जा रहा था। विद्याधर के दिमाग की नसें तनती जा रही थी। वो समझ गया कि अब उसकी मौत निश्चित है।
उसने हड़बड़ाहट में फैनी से आधी भरी अपनी बोतल को सामने की दीवार पर जोर से फेंक दिया। पर ये क्या, बोतल दीवार पर टकराने की बजाय बीच में हवा में ही रुक गई और उस बोतल के अंदर धीरे धीरे सफेद रंग का धुआं भरने लगा। रस्सी की पकड़ भी अचानक से ढीली पड़ गई और सब कुछ पहले के जैसा हो गया, मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं था। विद्याधर की जान में जान आई। वो तेजी से सांसें लेने लगा, पर उसे समझ में नहीं आया कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। अरे ये सब क्या हो गया? वो बोतल हवा में कैसे लटक रही है और उसके अंदर ही सफेद धुआं कैसे? विद्याधर उठकर हवा में लटकती उस बोतल के पास गया। वो उसे कुछ देर ऐसे ही घूरता रहा। उसे कुछ हल्की हल्की आवाज में सुनाई दिया, कोई को ऐसी आवाज जो शायद चिल्ला रही थी। विद्याधर अपने कान को बोतल के नजदीक ले जाता है। उसे किसी की घुटी हुई आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्या? मुझे बाहर निकालो? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें बाहर निकाल दे ताकि तुम फिर से हम पे हमला कर सको? वो कौन? तुम पहले ये बताओ। उस आईने के सामने जाओ। विद्याधर की नजर कमरे के कोने में एक पुरानी शीशे की ओर जाती है। वो बोतल को उस आईने के सामने ले जाता है और आईने के सामने बोतल को रखते ही उस आईने में आदमी का शरीर उभर आता है, जिसके शरीर पर हर जगह घाव थे, जिसमें से खून रिस रहा था। विद्याधर उसे देखकर थोड़ी देर के लिए डर गया, पर फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, तुम तो घायल हो, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? अच्छा अपने बारे में बताओ, और तुम ये भी बताओ कि तुम यहाँ आने वाले हर आदमी की जान काहे ले लेते हो? हैं? कुछ देर पहले तक जिस प्रेत का आतंक सारे समुद्रपुर बस्ती पर फैला हुआ था, वो अब आईने के अंदर बिल्कुल असहाय खड़ा था। उसने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, मेरा नाम एड्रिक है। आज से कुछ 50 साल पहले की बात है। मैं उस वक्त लाइट हाउस में हेड सिक्योरिटी गार्ड था, काम का पक्का और ईमानदार। पर उस वक्त मेरा एक असिस्टेंट हुआ करता था, रघुवीर सिंह। हम दोनों मिलकर उस लाइट हाउस की निगरानी करते थे और देखभाल भी करते थे। दिन हमारे आराम से कट रहे थे। रोज ठीक समय पर हम दोनों लाइट हाउस आते, अपना काम अच्छे से करते। सरकार की दी हुई सैलरी से हमारा काम बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर अचानक एक रात लाइट हाउस की उस खिड़की से मुझे कुछ दिखा। वो चांदनी रात थी। नीचे समुद्र के किनारे चांद की रोशनी में कुछ चमक रहा था। मैं नीचे गया और पाया कि वो चमकती हुई चीज एक लकड़ी का बक्सा था, जिस पर चांदी का एक बड़ा सा ताला लगा था। बक्सा बड़ा भारी था। मैंने रघुवीर सिंह को बुलाया और हम दोनों से ऊपर लाइट हाउस में लेकर आए। रघुवीर सिंह ने उस बक्से के ताले को तोड़ा, फिर उसके बाद अंदर हमने जो देखा उसे देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बक्से में चांदी और सोने के जेवर भरे हुए थे। पता नहीं वो बक्सा समंदर में कैसे आया। मैंने रघुवीर सिंह से कहा कि कल सुबह हम इस बक्से को पुलिस के हवाले कर देंगे। पहले तो रघुवीर सिंह मान गया, पर फिर थोड़ी देर बाद उसके दिल में लालच ने दस्तक दी थी। उसने मुझसे कहा कि इस खजाने को आधा बांट लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए समुद्रपुर बस्ती छोड़कर किसी दूसरे शहर में बस जाते हैं। वहाँ जिंदगी ऐश और आराम से गुजरेगी। मुझे ये मंजूर नहीं था। इसी बात को लेकर हमारे बीच में झगड़ा हुआ। रघुवीर सिंह समझ गया कि मेरे रहते ये खजाना किसी का नहीं हो सकता। मैं जैसे ही सोने गया, उसने चाकू से मेरे ऊपर कई वार किए और मुझे मार डाला। लाइट हाउस का फर्श मेरे खून से लाल हो गया। मेरी लाश वहाँ, वो देखो, वहाँ पड़ी हुई थी जहाँ तुम अभी खड़े हो। मुझे मारने के बाद रघुवीर सिंह ने मेरी लाश को रस्सी से बांधकर खिड़की से बाहर समंदर में फेंक दिया और खजाना लेकर इस शहर से भाग गया। इसका मतलब तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। लेकिन ये बताओ, तुम्हें हमारे पिताजी को तो नहीं मारना चाहिए था ना? वो भी तो तुम्हारी तरह बड़े ईमानदार थे। हाँ, मुझे माफ करना, लेकिन मैं क्या करता। मुझे यहाँ आने वाले हर आदमी में रघुवीर सिंह दिखता था। इसीलिए मैं अपने आप को कभी रोक नहीं पाया। तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम इस बोतल में कैसे कैद हो गए? सच कहूँ तो इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। बेहतर होगा कि ये सवाल तुम खुद से पूछो। मैंने एक बात जरूर महसूस की है, वो ये कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति छुपी है। तुम किसी भी आत्मा को अपने बोतल में कैद कर सकते हो, पर ये शक्ति तुम्हें कैसे और कहाँ से मिली ये मैं नहीं जानता। विद्याधर ये सुनकर मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है कि जिसे सब लोग डरपोक कहते हैं, वो दरअसल किसी बड़ी शक्ति का मालिक है।
वो प्रेत विद्याधर से कुछ मांगने लगता है। वो सब तो ठीक है, पर अब हम तुम्हारा करें क्या? मुझे यहाँ इस लाइट हाउस में मत छोड़ो, मेरी आत्मा को यहाँ कभी चैन नहीं मिलेगा। अगर मुझे छोड़ दिया तो शायद मैं फिर से किसी पर हमला करूं। एक काम करो, तुम मेरी आत्मा को इस बोतल में बंद करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। इसी में सभी की भलाई है। विद्याधर थोड़ी देर तक उस प्रेत को देखता रहा, फिर उस प्रेत की इच्छा का सम्मान करते हुए बोतल पर ढक्कन लगा दिया। वो लाइट हाउस से बाहर आकर अपने घर की ओर जाने लगा। विद्याधर ने उस बोतल को लकड़ी के एक पुराने बक्से में रख दिया और बक्से पर ताला लगा दिया। विद्याधर ने अपने पिता श्रीनाथ की तस्वीर की ओर देखा और मुस्कुराया। आज सालों बाद विद्याधर के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान छाई थी। उसे खुशी थी कि उस लाइट हाउस में अब किसी और की मौत नहीं होगी। कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और ब्लडी मिडनाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शनिवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए।